जो भी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स हैं, इसलिए इन्हें कहा भी जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ये भी कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स और उनमें दिखते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज? जैसे दे आर हार्ड, they are lustrous, they are malleable, they are ductile, and they can form alloys with other metals because they are metallic in character and therefore they are able to show all the metallic characters. Okay, so all of these transition elements are hard, lustrous, malleable, ductile, and can form alloys with other metals as they are metallic in character. दे आर इवन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं क्योंकि वो मेटल्स हैं। एक्सेप्ट फॉर देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन इन साइंस, एक्सेप्ट फॉर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैग्नीज। ये याद रखना पड़ेगा आपको। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज, इनमें एक एक्सेप्शन है कि all the other transition elements have one or more typical metallic structure at ambient temperature. So ambient temperature पे सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। किसी को 1 होता है, किसी को 1 से ज़्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर भी होता है, बट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज को नहीं होता। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैग्नीज कोई भी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाते हैं एम्बिडेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलाटिलिटी। ठीक है, सारे ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं और लो वोलेटिल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में कौन सा मेटल यूज़ होता है? ट्रांजिशन मेटल, दैट इज़ मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। आपने देखा होगा थर्मामीटर में मर्क्यूरी लिक्विड की तरह भरा हुआ रहता है, करेक्ट? वैसा ही जिंक और कैडमियम का भी नेचर है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं और उनमें हाई वोलाटिलिटी होती है, पर बाकी ट्रांजिशन मेटल्स में प्रॉपर मेटेलिक कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे वो हार्ड है और उनमें लो वोलाटिलिटी है। ठीक है, दे ऑल पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स है और मेटल्स में क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू दी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये है आपका फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो रेड कलर में है, वो है फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके जो भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। सेकेंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और थर्ड सीरीज में तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही आप फर्स्ट से थर्ड सीरीज की तरफ मूव करोगे, सारे एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। बट हम सिर्फ फर्स्ट सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली फर्स्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि मैग्नीज, करेक्ट, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये सब के जो भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम हैं। और सेकेंड थिंग याद रखना है कि इनमें टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं दिखता एम्बिडेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो उनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज में कौन से ट्रेंड्स दिखते हैं, सिर्फ हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे गौर करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ये सीरीज में किस तरह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो देखना है। सो लेट्स बिगिन विद एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स of the transition series decrease gradually from left to right.
तो पीरियोडिक टेबल में आप यदि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे ट्रांजिशन सीरीज या डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है आपका फर्स्ट सीरीज कहाँ से शुरू होता है, स्कैंडियम से, और एंड किस पे होता है, जिंक पे। तो आपका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा स्कैंडियम का और सबसे कम होगा जिंक का, क्योंकि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होते हुए इस सीरीज में एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, एटॉमिक रेडियाई कम होता है। ठीक है, तो याद रखना है, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन दिस सीरीज। नाउ व्हाई दिस हैपन? Now as we move in the transition series from left to right, the nuclear charge increases. जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे इस सीरीज में, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा बाई 1 यूनिट एट अ टाइम। ठीक है, तो हर एलिमेंट में एक एक यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, द लास्ट filled electrons enter a penultimate n-1d subshell। तो हमने पिछले बार भी देखा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सीरीज में, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ पे एंटर होगा, डी सबशेल में, दैट इज n-1d सबशेल में। क्योंकि फर्स्ट सीरीज में क्या होता है, 3d4s, करेक्ट, ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं। लास्ट ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3d4s। पर जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा हमेशा आपका 3d ऑर्बिटल में ही फिल होगा, करेक्ट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। बट इन जनरल डी सीरीज की बात करें या डी ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट n-1d सब शेल में ही फिल होता है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेन अल्टीमेट n-1d सब शेल में। However, d orbitals in an atom are less penetrating or more diffused, and therefore d orbitals offer smaller screening effect। तो डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उनके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब बहुत अंदर नहीं होते। ठीक है, और दूसरा वो मोर डिफ्यूज्ड होते हैं, मतलब वो फैले हुए होते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, उनमें स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये इफेक्ट है कि देखो ये आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के बाहर होगा एस ऑर्बिटल, ये आपका न्यूक्लियस, ओके, इसको हम लोग डार्क कलर कर देते हैं, मतलब आपको याद रहे ये आपका न्यूक्लियस है। फिर आया आपका एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल एंड सो ऑन, सारे ऑर्बिटल्स फिल होंगे जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं। और अब सपोज आपके पास ये दो ऑर्बिटल्स है, आपका डी ऑर्बिटल ये वाला पेन अल्टीमेट वाला, ठीक है, यहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन है, बट आपका ये वाला जो डी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा डिफ्यूज है, मतलब फैला हुआ है और लेस पेनिट्रेटिंग है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये आगे के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वाले ऑर्बिटल को शील्ड नहीं कर पाते, मतलब बचा नहीं पाते। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ का जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो ज़्यादा अफेक्ट कर पाता है इस वाले ऑर्बिटल को, मतलब आपके पेनल्टीमेट n-1d ऑर्बिटल को ज़्यादा अफेक्ट कर पाता है और ज़्यादा वहाँ तक न्यूक्लियर चार्ज पहुँच पाता है। क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियर चार्ज को बचा सकते थे ये डी ऑर्बिटल के पास जाने से, वो यहाँ पे बहुत कम है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे होता है स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियर्स का जो भी चार्ज है जो पेन अल्टीमेट n-1d ऑर्बिटल तक जा रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है। वो बचा सकते थे ये आगे वाले ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस के करीब हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स उस चार्ज को एब्जॉर्व करके बचा सकते थे डी ऑर्बिटल तक पहुंचने से, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल यहाँ पे लेस पेनिट्रेटिंग है और मोर डिफ्यूज्ड है। उसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यहाँ पे पेन अल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा डी ऑर्बिटल मोर एंड मोर डिफ्यूज होता जाएगा, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज इस डी ऑर्बिटल तक पहुंच पा रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा
जो आपके n-1 d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते जाएंगे, और उसकी वजह से वो d ऑर्बिटल और भी डिफ्यूज होता जाएगा, और उसकी वजह से जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हाँ, वो क्या करता है, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, वो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ पुल करेगा, और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा उतना ज़्यादा वो रेडियस स्मॉल होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो ये ऑर्बिटल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कम हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ द एटम डिक्रीज होगा। तो हम बात करें स्कैंडियम से जिंक की तरफ, तो स्कैंडियम का साइज होता है बड़ा और जिंक का साइज होता है स्मॉल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होते जा रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा था, वो भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई कम होता जाएगा, और वही हो रहा है इस सीरीज में। इसलिए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो सेम थिंग आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में, सेकेंड सीरीज में एंड थर्ड सीरीज में, तीनों भी सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट में आप सेम इफेक्ट देखोगे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है स्कैनियम से जिंक की तरफ, या फिर वाई से कैडमियम की तरफ, या लैंथेनम से मर्क्यूरी की तरफ, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उससे जो भी इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होते जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, और साइज छोटा होते जा रहा है। The elements of first transition series show variable oxidation state। तो ये तो हमने देखा है पिछले वीडियो में ही कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। जैसे हमने देखा था मैग्नीज दैट कैन शो +2 to +7, ठीक है। अब ये एटॉमिक आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे हम। आयोनिक रेडियाई में, आयोनिक रेडियाई मतलब क्या, जो उसके ऑक्सीडेटिव स्टेट वाले एटम्स दिखाएंगे, जैसे मेटल +2, मेटल +3, मेटल +4, सो ऑन। तो आयोनिक रेडियाई जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और कंसिडरिंग द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, ये दोनों कंडीशन से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एलिमेंट हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स लेंगे जिसमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सब में +2 या +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उन्हें कंपेयर करके उनके आयोनिक रेडियाई पढ़ेंगे। और सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेम एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंगनीज, मैंगनीज ही लेंगे और उसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करके उसके आयोनिक रेडियाई पे कंक्लूजन लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो है फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज वी आर गोइंग टू कंपेयर वेरियस ट्रांजिशन मेटल विथ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें बात करें तो विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयोनिक रेडियाई वाज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब वही है जो हमने एटॉमिक रेडियाई के लिए पढ़ा है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और आयोनिक रेडियाई भी कम होता जाएगा। So this trend was seen for the divalent ions for the first transition series. So जितने भी divalent ion है, divalent मतलब क्या होता है, 2+, di मतलब 2, valent ion मतलब 2+ ion, ठीक है। तो 2+ जो भी आयंस है ट्रांजिशन सीरीज के, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उसको कंपेयर किया जाए तो क्रोमियम 2+ होता है 82 पिकोमीटर, वाइल कॉपर 2+ है 72 पिकोमीटर। मतलब सेम थिंग, जैसे आपने सेम ट्रेंड जो एटॉमिक रेडियाई में देखा था वही आप आयोनिक रेडियाई में देखने वाले हो, कि आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तब आपका एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियाई दोनों भी कम होते जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट शोज difference of one unit such as M+, M2+, M3+, M4+, and so on.
तो आप सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर कर रहे हो। तो सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, एक एक यूनिट से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, मतलब M+ से M4+ की तरफ आप मूव करोगे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो भी आपका न्यूक्लियस का चार्ज है वो लास्ट ऑर्बिटल तक और ज़्यादा जा पाएगा, और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो आपको याद रखना है, जैसे जैसे आप M+ से M4+ की तरफ मूव करोगे, सेम मेटल, सपोज मैग्नीज की बात कर रहे हो तो मैग्नीज प्लस, देन मैग्नीज 2+, देन मैग्नीज 3+, देन मैग्नीज 4+, सेम मेटल में यदि आप मूव करोगे M+ से M4+ की तरफ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। तो ये हमने देखा है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ पुल करने के वजह से जो लास्ट ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के और करीब आ जाएगा, और इसकी वजह से साइज ऑफ दैट आयोनिक रेडियाई विल डिक्रीज। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे आप M2+ से M3+ की तरफ मूव करोगे तो आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द आयोनिक रेडियाई ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड। ठीक है,